अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ और एक नए अज़्म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। आज हमारी कह लें कि कुछ तबीयत हल्की फुल्की सी नासाज है, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जो 2 घंटे का हमारा टाइम स्पैम होता है इसमें उसी एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर पाऊँ और उसी एनर्जी के साथ अपने शो को भी ड्राइव इन कर पाऊँ। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हमेशा की तरह एक खूबसूरत सी बात के साथ कि जनाब एक्सपर्ट्स का मानना भी यही है और कहना भी यही है कि जहानत की ना 9 किस्में होती हैं, जिनमें से एक फ़ाइनेंशियल जहानत है। और इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आप अपनी आमदनी को सलीके के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हम सबको ये लगता है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है और हमारी जो पॉकेट मनी है, ये जो हमारी जो तनख्वाह है ना, वो बहुत कम है। और बाज़-औक़ात ऐसा होता भी है कि हमारी जो तनख्वाह होती है ना, वो बहुत कम होती है जितना हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल हमने ये करना है कि हमने अपनी एक चीज़ें जो मेंटेन किस तरह करनी है कि जनाब आपकी तनख्वाह या कम है या पॉकेट मनी कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, ये मैटर नहीं करता, बल्कि ये मायने रखता है, ये मैटर करता है कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना ख़र्च कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर ख़र्च कर रहे हैं। वो लोग जो अंधाधुंध या जज्बात में आकर बिला ज़रूरत पैसे उड़ाते हैं, उन्हें महीने के आखिर में बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा होता है। मगर वो लोग जो अपने अखराजात का मुकम्मल तौर पर हिसाब किताब रखते हैं और एक छोटी छोटी सी डिटेल्स भी वो लिखते हैं कि वो कम पैसों में ज़्यादा काम निपटा लेते हैं, कि उन्होंने कहाँ पर कितने पैसे खर्च किए हैं, 1 रुपया भी कहीं पे खर्च किया है ना तो वो उसको लिख लेते हैं। और अहम सबक भी यही है कि आपके पास जब भी पैसे आए ना, पहले आपने बुनियादी कामों को तरजीह देनी है, उनको नोट डाउन कर लें कि हमने सबसे पहले ये काम करने हैं। बिकॉज़ हम लोग पैसे उन चीज़ों में ज़्यादा लगा देते हैं जो इतनी ज़रूरी नहीं होती हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों को हम लोग पहले रख लेते हैं और बाद में फिर हमें याद आता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है जब महीने का एंड हो जाता है, और जो ज़रूरी काम होते हैं वो फिर लटक जाते हैं और वो फिर डिले होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को या किसी भी हर्डल को कुछ भी करने से पहले, उस तक पहुंचने से पहले जनाब हमें ना गौर व फ़िक्र करना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये जो कम आमदनी वाले लोग हैं, ऑब्वियसली घर का ख़र्चा उन्होंने चलाना होता है, बिजली के बिल, बाकी हर चीज़ आप देख लें, महंगाई देख लें कहाँ तक पहुंच चुकी है। तो इसलिए आजकल के दौर में ना अपनी तनख्वाह को, अपनी पॉकेट मनी को बड़ा सोच समझ कर हमें ख़र्च करना चाहिए, क्योंकि जब आज अगर आप मार्केट जाएंगे तो आपको कुछ और रेट्स मिलेंगे और जैसे ही आप कल दोबारा से वही चीज़ें ख़रीदने मार्केट पहुँचेंगे ना, तो आपको वो 2 गुना महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए बड़ा सोच समझ कर अपने अखराजात को जो है बैलेंस करें कि आपकी कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उन्हें एनलिस्ट करें, नोट डाउन करें। और जब भी आपकी तनख्वाह आती है, क्योंकि ये बड़ा एक आजमूदा फार्मूला भी है, आप ये करके देखिएगा तो एट द एंड कोई ना कोई चीज़ सेविंग हो जाएगी। अब भी तो हर कोई यही नज़र आ रहा है, कहता हुआ, शिकायत करता हुआ कि हम हैंड टू माउथ हैं, कि हम जो कुछ कमा रहे हैं वो हम सारा खा जाते हैं, हमारी सेविंग नहीं हो रही है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो किस तरह सेविंग होगी? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप पहले अपनी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट अखराजात हैं, उन्हें नोट डाउन करें और उसके ऊपर ख़र्च करें। उसके बाद देखें कि फ़लाँ चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या इसके बग़ैर मेरा गुजारा हो जाएगा इस महीने, तो आप ऐसा कर लें, फिर अगले महीने इसी तरह करें। और इसी तरह जब आप ये प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपकी वो जो बेशक थोड़ी सी रेशो क्यों ना हो सेविंग की, वो ज़रूर हमें करनी चाहिए। पहले के ज़माने में सेविंग अच्छी खासी हो जाती थी, अभी भी बहुत से लोग कमेटियाँ डालते हैं, सेविंग करते हैं, घर में भी अपनी पॉकेट मनी से, अपनी तनख्वाह में से एक पोर्शन जो है वो रख लेते हैं कि ये हमारी सेविंग है, और वो फिर कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूर हो जाती हैं। हमारी जो माएँ थी वो ज़रूर, जब हमारे वालिद साहब उन्हें पॉकेट मनी दिया करते थे या घर का ख़र्चा दिया करते थे, मुझे याद है, तो उनमें से थोड़ी सी जो पॉकेट मनी है, थोड़े से पैसे हैं, उन्हें साइड पे लगा लिया करती थी। और जब कोई मुश्किल आती थी, कोई परेशानी आती थी, घर में कभी ज़रूरत पड़ जाती थी ख़र्चे की या किसी और को ज़रूरत पड़ जाती थी,
किसी को पैसे देने होंगे, उधार देना होगा, तो वो ही जो सेविंग होती है ना आपकी, वो आपके काम ज़रूर आती है। तो ये चीज़ें होती है जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए, और ये रोज़मर्रा के काम है हमारे। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रेयर चीज़ें हो रही होती हैं हमारी ज़िंदगी में, ये रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही होती है, लेकिन हम इनको डिस्कस नहीं करते हैं, इनके ऊपर रोशनी नहीं डालते हैं। तो इसलिए मेरी यही कोशिश होगी कि जो हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको उसी के मुतालिक चीज़ें बताऊं। तो आज ये था कि आपने किस तरह कम आमदनी में या ज़्यादा आमदनी में या पॉकेट मनी में किस तरह रहकर आपने उनका इस्तेमाल करना है, अखराजात का ख़याल किस तरह रखना है। तो ये आज का पैगाम था। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और कहा जाता है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है और दूध पीना सेहत के लिए बहुत मुफीद भी होता है। दूध हमारी हड्डियों के लिए इंतहाई मुफीद है, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल से भरपूर ये ग़िज़ा किसी भी नेमत से कम नहीं होता। मगर कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि इस कुदरत के बेशबहा तोहफ़े से फ़ायदा भी नहीं उठा सकते हैं। ऐसे लोगों को दूध या फिर दूध से बनी हुई अशिया को हज़म करना आसान नहीं होता है, या वो हज़म नहीं कर सकते और उनके इस्तेमाल से उनके पेट ख़राब हो जाते हैं, या दरअसल दूध में जो शुगर की एक ख़ास शक्ल है जिसको लैक्टोज़ कहा जाता है वो मौजूद होती है, और कुछ लोगों के मैदे ये शुगर तोड़ने और हज़म करने की सलाहियत नहीं रखते हैं, और जिसकी वजह से उनको गैस, पेट दर्द या फिर कैस समेत मुख्तलिफ मसाइल से गुजरना पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक बताया जाता है कि पाकिस्तान की 60% बालिग आबादी इस मसले का शिकार है, और पूरी दुनिया की तकरीबन 70% आबादी इस मसले का शिकार है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। अक्सर दही और दूध के इस्तेमाल के बाद पेट ख़राब होने की शिकायत मौसूल होती है, मगर लोग जानते ही नहीं हैं कि दरअसल उन्हें मसला लैक्टोज़ इंटॉलरेंस का होता है। और अब कुदरत की तरफ से दस्तयाब एक इंतहाई अहम ग़िज़ा अगर हम हज़म नहीं कर सकते हैं तो इसका मुतबादिल तो हमें ज़रूर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुतबादिल नहीं ढूंढा जाएगा तो जिस्म में कमज़ोरी होना शुरू हो जाएगी। किसी न किसी तरीके से हमें डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक करना चाहिए अपनी लाइफ में। एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी को ये मसला है तो अपने दूध के गिलास में लैक्टेज एंजाइम टैबलेट्स डाल सकता है, और इसके अलावा वो दूध की जगह पनीर, अदरक और दूसरी कुदरती अशिया का इस्तेमाल करके ही इस मसले से निजात हासिल कर सकता है। तो आज हमने इसके मुतालिक बात करनी है कि लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होता क्या है, जिन लोगों को इसका मसला होता है उनमें क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और अगर उन्हें हो चुका है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, जिन्हें दूध से या दूध से बनी हुई अशिया से प्रॉब्लम होती है, उनका मैदा या उनका पेट ख़राब हो जाता है, तो वो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं उनके पास जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरज अली है, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियन हैं। डॉक्टर इरज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेलकम टू जागो लाहौर। मुनीबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर इरज, सबसे पहले तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के हवाले से बताइएगा, किन किन लोगों में ये पाया जाता है, और जिन लोगों में ये होता है तो ये क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है उनके लिए? जी जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली है क्या। तो मैं इजी वर्ड में बताने की कोशिश करती हूँ ताकि हमारी सारी आवाम को समझ आ सके। तो ऐसा है कि हमारे इंटेस्टाइन में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नेम है लैक्टेज। तो वो लैक्टेज हेल्प आउट करता है जो मिल्क से हमें लैक्टोज शुगर मिलती है उसकी डाइजेशन करने में, उसकी ब्रेक डाउन करने में, ताकि वो फर्दर ग्लूकोज और लैक्टोज में कन्वर्ट हो और हमारे ब्लड में जा सके। लेकिन क्या हो रहा होता है कि जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लैक्टोज मेल एब्जॉर्प्शन है, इसका सेकंड नेम एब्जॉर्प्शन भी है, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि उनका जो लैक्टोज शुगर है वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम प्रॉपर्ली हमारी बॉडी में नहीं बन पा रहा होता। इसकी वजह से उनको ब्लॉटिंग होने लग जाती है, स्टमक इश्यूज होने लग जाते हैं, बेली उनका हर्ट करने लग जाता है, नोजिया और वॉमिटिंग जैसे इश्यूज भी नजर आ रहे होते हैं। तो इस सबको क्योर करने के लिए, जैसे डिजीज तो स्पेसिफिकली यही है, अगर आपको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, यानी आपको लग रहा है कि आपका स्टमक अपसेट हो रहा है दूध पीने के बाद स्पेसिफिकली, या ब्लॉटिंग हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है, इवन के हेडेक भी अगर आपको हो रहा है, तो इसकी सारी रीजन यही है कि हमारा मेन फोकस सिर्फ लैक्टोज पे होगा, मिल्क पे होगा, कि आपका स्पेसिफिकली मिल्क इनटेक जो है वो हम खत्म करवाएं और उसके अल्टरनेटिव्स ऐड करें।
लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल ही एक्सक्लूड तो नहीं कर सकते ना अपनी डाइट से। कहीं ना कहीं हमें डेयरी प्रोडक्ट्स खानी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध दही नहीं खा सकता, तो वो इसका ऑल्टरनेटिव्स उसके पास क्या हो सकते हैं? मतलब बहुत से लोग हैं, अगर वो सादा दूध नहीं पीते हैं तो वो आलमंड मिल्क पर चले जाते हैं, लेकिन वो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही, आप सही कह रही हैं कि अगर हम मिल्क के अल्टरनेटिव की बात करें ना, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव फूड आइटम्स आ जाते हैं, तो उनको अफोर्ड करना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। यूजुअली क्या हो रहा होता है कि जितना कैल्शियम इंटेक हमें चाहिए ना, तो उतना कैल्शियम इंटेक हमें नॉर्मल खाने पीने से मिल रहा है। हम अपने 3 मेजर मील्स ले रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, जैसे अपनी चपाती 6 इंच की जो नॉर्मल इंटेक है हमारा, उसका जरूर हमें मिल रहा है, उसके साथ साथ एक बाउल सालन का मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, कैल्शियम के लिए उसको कंबाइन करना है वेजीज के साथ। इन कॉम्बिनेशन विद वेजिटेबल अगर हम अपने मेजर मील्स ले रहे हैं, तो अब क्या होगा कि अब हमारा कैल्शियम इंटेक प्रॉपर रहेगा और हमें प्रॉपरली मिलता रहेगा। यानी इसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम ये एक्सपेंसिव सोर्सेज या अल्टरनेटिव की तरफ चले जाएं। तो हम अगर अपने 3 मेजर मील्स प्रॉपरली ले रहे हैं, तो हमें प्रॉपर कैल्शियम उससे मिल रहा है जो हमारे इंटेक को पूरा कर रहा है, हमारे डेली इंटेक के लिए इनफ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे अब हम आजकल की बात कर लें कि हम वेजिटेबल सोर्सेज भी कौन से लेंगे, या अगर चले अल्टरनेटिव की भी बात कर लें कि वो हम कौन से यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आमंड मिल्क हम ले सकते हैं, तो आमंड मिल्क हो गया, कैस्टर मिल्क आ रही है, सोया मिल्क है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इनको लेने का थोड़ा सा तरीका ऐसे है, जैसे मैं अपने पेशेंट्स को भी ये रिकमेंड कर रही होती हूँ कि अगर आपने इसको कैल्शियम के सोर्स के तौर पे आप ले रहे हैं, क्योंकि आपको मिल्क इंटॉलरेंस है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो अब आप ये इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपनी डाइट में, तो इसका तरीका ये होगा कि आप 3 मेजर मील्स में वेजीज कंबाइन करेंगे। मतलब कि आप उसके साथ कैरेट जरूर लेंगे, आपके ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में अच्छा कंटेंट कैरेट का एक जाएगा। तो कैरेट के साथ आपने क्या करना है कि बहुत सारे दिन में बहुत कम अमाउंट में आमंड मिल्क आप ले सकते हैं। मतलब आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, क्योंकि आपको पता है कि एक एक्सपेंसिव सोर्स है, लेकिन इन केस के अगर आप ये लेना चाह रहे हैं तो आप इसको हाफ कप ले सकते हैं। जो हम ऐसे कह सकते हैं कि आप घर में बना के बिल्कुल आप 5 से 7 आमंड भी लेंगे, तो आपका हाफ कप मिल्क उसमें से निकल आएगा, जो आपके इंटेक को पूरा करने के लिए इनफ होगा। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम इसको मतलब लाजमी अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें। आमंड मिल्क, कैस्टर मिल्क या सोया मिल्क हो गया, ये सारे सोर्सेज इंक्लूड करना इतना जरूरी नहीं है जितना हमें कैल्शियम के सोर्सेज वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी। अच्छा, दूसरा, बच्चों में भी ये चीज़ पाई जाती है एरिज, लेकिन हम लोगों को नहीं, नो हाउ नहीं है, लोगों को नहीं पता लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है, तो हम लोग उन्हें चीज़ भी खिला रहे होते हैं, हम लोग उन्हें दही भी खिला रहे होते हैं और उससे भी उनका पेट ख़राब हो जाता है, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या ये चीज़ वगैरह और दही का भी ऑल्टरनेटिव हो सकता है कुछ? अच्छा, बेसिकली ये पॉइंट आपने वैसे अच्छा रेज किया। यहाँ पे इस तरह हो रहा होता है कि हम, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक दफा बता दूं रूट कॉज अगेन, कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंटेस्टाइन में ही लैक्टेज प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, या आप ये कह लें कि इन्फेंट्स हैं या किड्स हैं, तो फिर आपके अंदर लैक्टोज की इंटॉलरेंस हो जाती है। यानी हम ये कह लें कि अगर आप 20+ हैं तब आपकी बॉडी में लैक्टेज इनफ अमाउंट में नहीं बन रहा, आप इशू कॉज कर रहे हैं। या अगर हम कह लें कि किड्स में 10 से आप पीछे हैं, तो अंडर 10 हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि लैक्टेज प्रॉपर्ली नहीं बन रहा होता। इसमें क्या हो रहा होता है कि एक और कॉज आ जाता है कि हम प्रॉपर्ली क्या कर रहे हैं कि मिल्क अगर ले रहे हैं तो हमें हमारा स्टमक हर्ट करेगा, उसकी डाइजेशन नहीं होगी, या वो हमें प्रॉपर्ली डाइजेस्ट सही तरीके से नहीं होगा जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन कर्ड लेने से या योगर्ट लेने से हमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं नजर आते, या वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये भी एक, जो हम कहेंगे, ये एक केस स्टडी काफी पेशेंट से पाई जा रही होती है कि मिल्क नॉर्मल लेने से आपको लग रहा है कि आपको ये हर्ट कर रहा है, या इसके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, इसके साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको योगर्ट लेने से कुछ ऐसा नहीं लग रहा। तो इसका बेसिकली ये कि योगर्ट जो है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स पाए जा रहे हैं जो हर तरह से हमारे लिए हेल्दी है। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस भी है ना, तो उसमें आप क्या करेंगे कि इसकी परसेंटेज हमें चेक करनी पड़ती है कि आपकी कितनी परसेंटेज है, इंटॉलरेंस लेवल आपका कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इंक्लूड करते हैं। तो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो बिल्कुल हम कार्ड नहीं देते, उसके बजाय हम, जैसे आपने एक बाउल कार्ड का लेना है, उसकी जगह हम एक बाउल बेरीज का इंक्लूड करते हैं, यानी कि कार्ड का अल्टरनेट बेरीज होगा। तो वो बेरीज भी आप देख लें कि आप ब्लू बेरीज ले सकते हैं,
ब्लैकबेरीज आपको पता है आजकल इजीली अवेलेबल है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, जामुन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो वो आप एक बाउल भर के ले लेंगे कर्ड के अल्टरनेटिव में। अदरवाइज अगर आपकी टॉलरेंस लेवल ठीक है, यानी कि आपको लग रहा है कि कर्ड लेने से आपको कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं नजर आ रहे, तो आपको एज इट इज लें, इससे बेस्ट ऑप्शन फिर और नहीं हो सकती। और वो भी यही कि आप पैकेज फूड में या पैकेज फॉर्म में नहीं लेंगे, घर में बनाया हुआ योगर्ट ही आप यूज करेंगे। घर में बनाया हुआ। और चीज़ भी क्या बाहर से यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं? बिल्कुल, चीज जो है वो तो एक प्रोसेस फॉर्म में हमें बाहर से मिल रही है, तो मैं तो कभी ये रिकमेंड नहीं करती कि आप प्रोसेस फॉर्म में कोई भी फूड लें। लेकिन ये भी ऐसा हो जाता है कि जैसे आपको पता है कि फास्ट पेस है, हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसे नहीं अब रही कि हम घर में कुक करें या कोई भी मील्स हम प्रॉपरली ऑर्गेनिक फॉर्म में ले सके घर में, तो हमें लेना ही पड़ता है बाहर से। तो उसके लिए लैक्टोज फ्री चीज भी आपको मार्केट से मिल रही है। बस ये ऐसा है कि हमें इतना नॉलेज नहीं है, तो हमें ये नहीं पता होता कि चीज लेने से भी हमारा स्टमक कितना अपसेट हो रहा है, या हमें हार्ट कर रहा है हमारा बेली, या हमारी इनडाइजेशन हो रही है, तो हम नॉर्मल चीज ही ले रहे होते हैं। तो उसके बजाय अगर हम लैक्टोज फ्री चीज अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगी। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि अगर आप चीज को स्किप भी करते हैं, जैसे मैं कहने की प्रोसेस बिल्कुल मैं चॉइसेस भी रिकमेंड नहीं करूँगी, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इंक्लूड कर सकते हैं, स्पिनिच इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, बहुत बेस्ट अमाउंट में आप कॉलीफ्लावर इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर आप रेडिश ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, वॉलनट बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप वॉलनट को अपने मिल्क इनटेक, क्योंकि आप नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे लैक्टोज फ्री मिल्क भी आपको वैसे मार्केट में मिलेगा, लेकिन अगर आप मिल्क इनटेक अपना नहीं लेना चाह रहे, इसके प्लांट सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम मिल्क आप ले रहे हैं, सोया मिल्क ले रहे हैं, तो उसके साथ आप एक टूथपेस्ट भर के वॉलनट की लेंगे तो बहुत अच्छी कंटेंट आपको अपने कैल्शियम का मिल जाएगा, जो इनटेक आपके लिए इनफ होगा सारे दिन में अपने बॉडी फंक्शन रन करने के लिए, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप आर्टिफिशियल सोर्सेज की तरफ चली जाए। ठीक, मतलब जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो बाकी चीज़ों से, जैसे सब्जियां होंगी या ड्राई फ्रूट्स हो गए, जिसमें वॉलनट के बारे में डॉक्टर एरेज ने हमें बताया कि वो बहुत अच्छा सोर्स है कि आप अपनी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है उससे पूरा कर सकते हैं। और बाकी जो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स या ख़ासतौर पर दूध का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारा पेट ख़राब होना शुरू हो जाता है, और बाकी भी साइंस एंड सिम्टम्स जिस तरह उन्होंने बताए हैं कि आप किस तरह सब्जियों के थ्रू और ड्राई फ्रूट्स के थ्रू, फलों के थ्रू जो है वो उसको बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर इरेज अली हमारे साथ मौजूद थी, कंसल्टेंट फिजिशियन, कंसल्टेंट डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर इरेज बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ बात कर लेते हैं शहर लाहौर के हवाले से। और जनाब गुज़श्ता 5 सालों से लग तो यूँ रहा है कि जैसे शहर लाहौर के साथ सुतेलेपन वाला सलूक किया जा रहा है, और लगता ये है कि जनाब कि एक सोची समझी साजिश है जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर पर लाहौर शहर का जिसको तबाह कर दिया गया है, क्योंकि जिसकी तरफ ना तो हुकूमत की तवज्जो है और ना ही ज़िले इंतज़ामिया ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं। और शहर में होने वाली मूसलाधार बारिशों ने सड़कों पर खड्डे डाल दिए हैं, सड़कें तोड़ फोड़ का शिकार हैं। 36 अहम सड़कों पर 4000 से ज़ायद इस वक्त खड्डे मौजूद हैं। दिलकश लाहौर मुहिम का आगाज़ करने वालों को याद दिलाने की ज़रूरत है कि जो शहर लाहौर है ना, उसको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, मगर इंतज़ामिया फॉलोअप मिशन पूरा करने से कासिर होती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हम देखते हैं कि 6 माह गुजर गए हैं और इंतज़ामिया फैसला साजी सियासी महाजराई पर खामोश हमें दिखाई दे रही है। तो सड़कों की क्या सूरत हाल है, लाहौर को दिलकश बनाया जाना था, और लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि आप सड़क पर आराम से जा रहे होंगे और एकदम एक खड्डा आएगा और आपकी जो गाड़ी है उसमें जो है वो ज़ोर से जाके लगेगी। और इसी के साथ साथ जो मोटर बाइक्स वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, हादसात रूनुमा होते हैं, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। तो ये तमाम तर प्रॉब्लम्स जो हैं सिर्फ ये है कि जो हमारी सड़कें हैं वो सही नहीं है, खड्डे बनते जा रहे हैं उसके अंदर। तो क्या वजूहात है इसकी, इंतज़ामिया इस हवाले से क्यों नहीं कोई काम कर रही है? हमारे साथ इस पर रोशनी डालने के लिए इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है इन स्टूडियोज़ में। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास।
इमरान, लाहौर शहर जिसको दिलकश और ख़ूबसूरत बनाना था, कहीं किसी हद तक हमें लगा कि सफाई के इंतज़ामात जो थे वो बेहतर हो गए उसके बाद, लेकिन सड़कों की सूरत हाल वैसे की वैसी है। खड्डे आप देख लें इतने ज़्यादा हैं लाहौर शहर में, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन दिलकश लाहौर नहीं नज़र आया, लेकिन दिलकश जो असम्बली है उसकी इमारत हमें नज़र आती है। नहीं, सही कह रही हैं आप, लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है जी। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आने वाले जो मुकीम है बाहर के शहरों को, जिनको हम परदेसी कहते हैं, वो जब अपना ज़मीनी रास्ता अबूर करते हैं तो उनको लाहौर समझने में आसानी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि आप कभी इस्लामाबाद जाएँ ना, हाँ। तो आपको कोई कहता है सेक्टर एफ में चले जाएँ, जी में चले, नहीं समझ लगती हाँ। कहाँ पे जाना है, किस तरह। आपको कम से कम वहाँ पे 20-25 रोज़ के रह कर वहाँ पे सड़कों का जाल समझना पड़ता है। हमारी जो लाहौर की आर्टरीज हैं वो आसान है, जैसे कि नहर है तो आप एक कनाल पर चढ़ते हैं तो आप जोन से मर्जी इलाके में जा सकते हैं। हाँ। पूरे लाहौर में आर्टरी एक ही है, जो नहर है, कनाल है, जिसमें आपने चढ़ना है और जहाँ मर्जी, जैसे माल आ गया, फिरोजपुर रोड आ गया, उसके बाद ठोकर आ गया, कहीं पे भी आपने जाना है, गुलबर्ग जाना है, आपको आसानी से। अब यहाँ पे जो सफ़र करते हैं उनसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि अगर एक बाइक वाला जा रहा है, उसका अगर एक इशारा या फ्रंट लाइट या बैक लाइट टूटी हुई है तो उसका चालान होता है। सही। ठीक है। अब उस चालान करने का मकसद ये है कि उसको पता लगे कि आपका ये काम ठीक नहीं है या आपकी नंबर प्लेट टूटी हुई है, तो हम आपको चालान करें। तो ये फ़ंड जो है वो सरकारी ख़जाने में जाते हैं। अब ये तमाम जो फ़ंड्स हैं ये इसी तरह ही हैं जिस तरह जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बल्दिया उस्मान लाहौर पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बल्दिया उस्मान लाहौर है। तो जब ये तमाम जो फ़ंड्स हैं इसी तरह ये भी इस्तेमाल करते हैं, इनके पास अपने फ़ंड्स होते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अपना सारा सिस्टम होता है, असफाल्ट प्लांट तक इनका अपना है। मगर मौजूदा सूरत है, हाँ, वो मौजूदा सूरत हाल ये है कि जब वो चलाना होता है तब चला लेते हैं। अच्छा। अब लाहौर में हालिया बारिशें जो हुई हैं ना, अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं बारिशें। अब ये बताया जाता है कि अब वैसी बारिशें नहीं हैं, ठीक है ना। मगर ये है कि अब जैसे ही मौसम ठीक हुआ है, इसके लिए इंतजामिया को थोड़े से होश के राहों लेने नहीं ले रहे ना। उनका संजीदगी का आलम ये देखें, पिछले कितने सालों से जो गवर्नर हाउस के बिल्कुल एतराफ की सड़क है वो टूट फूट का शिकार है, उसमें खड्डे पड़े हुए हैं। मतलब गवर्नर हाउस के साथ है तो बाकी अहम शाहराहों का क्या हाल होगा? मैं वहीं पे आने लगा हूँ। अब देखें महकमे एक दूसरे पर डालते कैसे हैं। आप लेडी एचिसन हॉस्पिटल है, मी हॉस्पिटल अस्पताल रोड पे, वहाँ पे पिछले 2 साल से सड़क नहीं बनी क्योंकि वहाँ पे सीवरेज डाला। अच्छा। तो जो मुतलका इंतजामिया है जिसका नाम कॉर्पोरेशन है वो कहती है जी ये वासा ने डाला है, वासा हमें 2.25 करोड़ रुपया दे। ओके। अच्छा, ये एक सब्जेक्ट हो गया। इससे ही कोई तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर गवर्नर हाउस की दीवार है जिसका आपने भी जिक्र किया, जिसको कश्मीर रोड कहते हैं। जटन रोड और कश्मीर रोड ये दरमियान में आती है और आगे माल शुरू हो जाता है। मैं कल इधर ही गया, इधर मैंने खुद देखा कि आधी सड़क जो है वो तमाम जो है उसको मट्टी शट्टी डालकर कवर किया हुआ है और आधी सड़क पे आपकी गाड़ी चल सकती है, मगर उस आधी सड़क पर भी मुझे 6 से 7 खड्डे नजर आए। ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि जब आप उनसे पूछते हैं क्या वाकया है तो वासा कहता है जी हमने तो सीवरेज डाल दिया है, तो ये काम जो है बल्दिया उस्मान लाहौर का है। अब एक दूसरे पर वही इल्ज़ाम तराशे। अब हमारे बाहर ही एक एबर्ट रोड है, ये शिमला पहाड़ी से जैसे ही हम आते हैं उसके राइट लेफ्ट दोनों सड़कों पे, आने जाने वाली सड़कों पे वहाँ पे कट लगाकर वहाँ पे सीवरेज पाइप डाला गया है। अब कौन जाने कहाँ से आए, ये कम से कम 6-7 दिन हो गए इस बात को। इतनी यानी इस सड़क पर इतनी तेज़ ट्रैफिक चलती है तो वहाँ पे कट लगा दिया गया। अब यहाँ तो वो रात के अंधेरे में आप काम करें और तेज़ी से काम करें, 2-3 दिन में काम खत्म करके उसको पैच लगाएं, ईजी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये वाला पैच अगर लगना हो डिफेंस में, गुलबर्ग के इलाके में, तो वहाँ पे तो आपको हर चीज़ डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पे हमें कुछ ना कुछ नजर आ रहा होता है जो हम फील कराते हैं। एयर एंड आइज के तौर पे हम ये आवाज उठाते हैं शहरियों की। इंतजामिया की नेग्लिजेंस है ना, इसमें किसी और के वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं उनकी तो कोई मैं ये कहता हूँ कि ये भी जो डैशबोर्ड पे तादाद है ना 4000 जो खड्डे हैं, इससे बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि इमामिया कॉलोनी से लेकर मांगा मंडी तक लाहौर है। 274 यूनियन काउंसिल और हर एक यूनियन काउंसिल में 30,000 मुकीम होते हैं। ठीक है। उनकी गलियां, उनकी जो चौराहे, उनके चौक, वहाँ पे आपको खड्डे खड्डे नजर आते हैं, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। पूछने वाला नहीं। वजह क्या है कि बल्दियाती निज़ाम नहीं है। बल्दियाती निज़ाम में काउंसलर होता है मोहल्ले का, वो बाहर निकलता है, वो जाता है सरकारी अफसर को कहता है भाई मेरा काम करें। सही। अभी सरकारी अफसर को क्या लगे
वो अपने ये वाले काम करे, रोटी महंगी को सस्ती करे, चीनी महंगी को सस्ती करे, आटा महंगा को सस्ता करे, पेट्रोल महंगा को सस्ता करे, वो क्या क्या करे। ये तो हो गए सिविल वर्क्स। अब देखिए आटा आपका महंगा, ओपन मार्केट में आज भी गंदम जो है महंगी है, आपकी चीनी आज भी महंगी है, आपका पेट्रोल देख लें कहाँ पे चला गया है। अब हर चीज जो है वो लिंक करती है आम आदमी से। लेकिन वो आम आदमी तो ये कहता है ना कि हमें नहीं इस चीज से कंसर्न कि भाई आटा महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हुआ है, आपने उसको कम करना है। हमने टैक्स दिया है, हमारे टैक्स से ये चीजें हल होनी चाहिए, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूं। सही होनी चाहिए। मैं परसों गया नारकली जो है इसका बाजार है नारकली का, धोबी मंडी बाजार। अच्छा। वहाँ पे एक तंदूर पे हम खड़े थे, वहाँ पे रोटी आपको पता है 20 रुपए की मिल रही है, नान 30 रुपए का मिल रहा है, 25 का नान है। ओपन मार्केट है, रेट लिस्ट में साफ लिखा हुआ है 25 रुपए, नान वो कहता है मैंने 30 का बेचना है। रेट लिस्ट पे साफ लिखा हुआ है रोटी 15 रुपए, रोटी वो कहता है मैंने, वो कहता है मैं महंगा आटा लाकर सस्ती, वो भी ठीक है। 73 यूनिट आए, ये तो हम पहले भी देखते थे, डीसी रेट लिस्ट पे कोई अमल दरामद पहले भी नहीं हो रहा था और अभी भी नहीं हो रहा। 73 यूनिट आए, कहता 11,000 बिल, ऐसे करके बैठा हुआ था। यानी कि मुझे ना उसके ऊपर बड़ा अजीब सा कि सारे बंदों को, जो गरीब आदमी पिस गया, वो दीवारों के पीछे, पर्दों के पीछे जाकर रोता है बाकायदा तौर पर, क्योंकि उसके बच्चों के लिए वैसी सहूलतें नहीं है जैसे जितने उसके पास पैसे होने चाहिए। बच्चे जी आप घर जाए तो वो उनकी डिमांड होती है, मगर वो पूरी नहीं करता, वो कोई झूठ मूठ बोल के वो घर से वापस आ जाता है। मसला ये है कि आम आदमी को जिस तरह का रिलीफ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा। देखिए आप बाहर जाए, आपको सड़क सही नहीं मिलती, आपकी गाड़ी खड्डे में लगती है, आपका टायर पंचर हो जाता है, तो इससे हुकूमत को क्या लगे? इससे तो कुछ नहीं है। ये तो सारी इनकी कारकर्दगी खुल के सामने आती है ना। पिछले दिनों मानसून की बारिशें हुई, आपने देखा कि लाहौर में खड्डे, लाहौर में खड्डे आगे, पूरी आधी सड़क टूट गई। नहर पे मुस्लिम टाउन मोड़ में जो खड्डा पड़ा, कह रही हूँ कि वो आधी सड़क टूट गई और अब समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या है। नहीं, ये पहले नहीं हुआ था कभी, ये तो पिछले 4-5 साल से शुरू हुआ है। ये पहले तो ऐसे हुआ ही नहीं कभी। इतना कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नीचे से मिट्टी जो है वो, कौन जिम्मेदार? सॉइल टेस्टिंग नहीं करते। किसकी जिम्मेदारी है? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले जो इसका सेहरा किस पर जाता है? तमाम इंतजामिया पे, तमाम लाहौर की इंतजामिया पे, जिसमें बाशमूल तमाम लाइट महकमे मौजूद हैं, क्योंकि एक सड़क एक महकमे के पास नहीं होती। पता लगता है जी वो तो इस महकमे के पास है, वो फलां महकमे के पास है, वो फलां महकमे के पास है। ये तो सॉइल टेस्टिंग के ऊपर पता लगता है कि आपके नीचे जमीन कितनी, मिट्टी कितनी पुख्ता है। आपने यहाँ पे सड़क डाल दी है, खासा उस खड्डे की वजह से कोई हादसा रूनुमा नहीं हुआ, कोई जाबहक नहीं हुआ वहाँ पर। देखिए आपकी फर्ज करें, वो जहाँ पे गड़ा पड़ा है लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग, वो बिल्डिंग नीचे आ सकती है। एग्जैक्टली, और वो बड़ी मसरूफ शाहराह है, वहाँ पे ट्रैफिक कितनी ज्यादा रवानी है। मैं आपको बताता रहा हूँ, जब एक खड्डा पड़ा, आपको याद होगा 2018 में GPO चौक के बिल्कुल सामने एक खड्डा पड़ा था, जहाँ पे आपके साबका वज़ीर-ए-आज़म भी आए थे, तमाम इंतजामिया वहाँ पे पहुँच गई। वहाँ पे मैं खुद बारिश में खड़ा था, रिपोर्टिंग कर रहे थे हम, तो बिलीव करें कि वो खड्डा था तकरीबन कोई 8 फुट चौड़ा होगा, कोई 10 फुट लंबा होगा। तो वो जो जब शगाफ पड़ा ना, तो वो बढ़ते मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे जैसे बारिश हो रही है वैसे वैसे मिट्टी निकलती जा रही है नीचे से मिट्टी निकल रही है। और उन्होंने फिर सारा वो कॉर्डन ऑफ किया और रेस्क्यू आ गया, इंतजामिया आ गई। अच्छा, उसके बाद इनको परेशानी क्या लाक हो जाती है, ये किस महकमे का काम है जी, ये किसने किया, ये फलां ने किया। अच्छा, उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये नहीं करते कि यार कम से कम आवाम को रिलीफ देने के लिए इसको खत्म करें और अपनी जो महकमाना कार्रवाई है वो तो चलती रहेगी, वो तो चलती रहनी है, क्योंकि जो गुनहगार होगा उसने आना ही आना है, पीडी एक्ट लगने लगना है, जो भी एक तरीका कार है। अब वो इतना शोर पड़ जाता है, इतनी हाइप क्रिएट वो खड्डा वहां का वहां रह जाता है और उनकी जो तवज्जो है कहीं और चली जाती है। एक बात बताऊं, जब ये इस तरह का वाकया रूनुमा होता है ना, तो माजरत के साथ बाहर के मुल्कों के चैनल जो हमारे हमसाया मुल्क हैं वो बोल उठाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल हालिया वाकया आपके सामने है बेडग्राम का लाई का, ये कल कई वाकया आप देख लें कि इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह हमें पोर्ट्रेट किया है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी, हमें अपने आप को लेकर चलना होगा। हम एक मुल्क है, एक कौम है, तो इसमें हमें अगर शहर लाहौर की हमने बात करनी है तो शहर लाहौर में देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, महकमों को उठना चाहिए कि जी ये सड़क की इमरान ने बात की है, ये फलान, क्योंकि ये खुद जाता है, खुद काम करता है, खुद दिखा रहा होता है। तो कल भी हमने लाइव दिखाया, तो ये अभी आप चले जाइए कश्मीर रोड जो है वैसे की वैसी होगी। आप ये अलमिया देखें, आप फिरोजपुर रोड देख लें जो मेन शाहराह है, उस पे कभी हम लोगों ने खड्डा नहीं देखा था, कभी ये इस तरह बड़ी स्मूथ सी वो सड़क होती थी। अब वहाँ पे अनइवन सड़क है, वहाँ पे आप वहाँ पर जाते हैं, स्पीड के साथ जाते हैं और
थोड़ा सा टर्न लेने की कोशिश करते हैं राइट साइड पे तो वहाँ पे हादसा भी रूनुमा होते हैं। हॉस्पिटल की रोड जो है लेडी एचिसन अस्पताल आपको पता ही है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, जी जी। वहाँ से जो खातीन आती हैं उनका किसी को दर्द ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो पूरी मार्केट है। तो जिस बंदे लोगों ने वहाँ पे रक्षे पे आना है तो वो क्या खड्डे नजर नहीं आ रहे? आप बिलीव करें वहाँ पे जाकर तो देखिए इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। वो हमने कई दफ़ा रोड दिखाई, क्या है जी फंड जारी नहीं हो रहे। फंड क्यों नहीं जारी हो रहे? निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई हुई है। अच्छा ये तो पिछले 3-4 साल से ना हम तो वैसे ही ना हमें अपनी स्टोरीज में कभी-कभी ट्विस्ट पैदा करना पड़ता है। निगरान हुकूमत तो अब आई, उससे पहले जो हुकूमतें अब थी क्या उन्हें 7 माह हो गए हैं जी। नहीं वो तो मैं कह रही हूँ कि पिछले 5 सालों में जितनी तो हुकूमत उसके बाद उससे पहले नहीं इनको होश उससे आया। पहले वो कहेंगे जी कि वो परवेला की हुकूमत थी, उससे पहले वो कहेंगे हमजा शहबाज की हुकूमत थी, उससे पहले वो कहेंगे जी बुज़ार, हाँ जी बुज़ार की हुकूमत में काम वो चूंकि वो इलेक्शन लड़के आए हुए थे, वो एक सिलसिला चल पड़ा था 2022-2023 आंखें बंद करके निकला मगर काम कुछ नहीं हुआ। आपके ये 2-3 बड़े बड़े जो काम प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए थे उनको ही पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। आपके सामने कलमा चौंक गया एससीबीडी का, आपके सामने वो क्या हुआ बारिश के दिनों में, ऐसे लगा जैसे वो नहर बन गई है। ऐसे बिल्कुल ऐसे छोटी नहर बन गई हमारी, अंदर आपके वो मछलियां तक आ गई हैं पैसे लगाने के बावजूद के वो सारा कुछ आपके सामने ही है। ये इतने बड़े प्रोजेक्ट इनके पता नहीं पीछे किसका दिमाग चल रहा होता है, कैसे चल रहा होता है। मगर आप बिलीव करें कि आपके शहर में जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी रोड्स हैं, आपकी ट्रैफिक रवानी इतनी मुतासिर होती है। जाहिर बात है जहाँ पे कोई खड्डा आना है वहाँ पे ब्रेक लगनी है। इवन के मैं आपको एक ना छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप मुगलपुरा से टुवर्ड हरबंसपुरा जाए ना, अच्छा तो एक रास्ते में ना लाल पुल आता है, वहाँ पे ना ट्रेन की पटरी ना यानी कि जमाना कायदे वक्त की वो चल रही है 1947 से पहले भी ना, तो वो ना जो पट्टी है ना ट्रेन की पट्टी, वो अब ना वहाँ पे ट्रेन नहीं आती। मगर इन्होंने कहा हुआ है कि जी वहाँ पे इंजन को के लिए वर्कशॉप में भेजती हैं तो ये हमें रखनी पड़नी है। आप बिलीव करें जब भी आप जाएंगे वहाँ पे ब्रेक लगेगी, वहाँ पे ब्रेक लगेगी। पीछे जो मुगलपुर से ट्रैफिक अंडरपास से आ रही होती है वो तेजी से पीछे से आ रही होती है, वहाँ पे लाइन्स लग जाती हैं। अब हुआ क्या है, वो ब्रेक लगी है, वो ब्रेक लगने से कम से कम फी गाड़ी जो है उसकी रफ्तार जो है वो 0 पे आ गई। ठीक है, अब उसे चुंटी की रफ्तार पे चलना है, बम्पर टू बम्पर चलना है, उससे 10 मिनट लगा कर जाना है इतने तेज टाइम में कि उधर इतनी आबादी है। इसके बावजूद जो भी वहां से गुजरता है पता नहीं उसका कान बंद है, आंखें बंद है, या हमारी आंखें क्या पता हमारी इंतजामिया के लोग वहां जाते ही ना हो। ये तो मुझे समझ लगे। हाँ कोई काम करना तो वो कर जाते हैं, वो करना है। अब जो चीज आप करना चाहते हैं अल्लाह ताला ने आपको सीट दी है, आपको सेहरा बंदा है, आपको इज्जत दी है, आपके पास फंड्स है, आप हर चीज कर सकते हैं। अगर कोई चीज इंटीमेट कर रहा है तो उसकी फौरी तौर पर आप ना उसको फौरी तौर पर उस पर एक्शन लें कि ये चीज इंटीमेट हो रही है। अब देखिए रास्ते में तजावुज़ात हैं, रास्ते में पार्किंग स्टैंड्स हैं, आपकी जो पेडिस्ट्रियन राइट्स हैं वो आपके पास नहीं है। आप चलना फिरना, आप रात को वॉक करना चाहते हैं फुटपाथ पे, नहर के इर्द गिर्द आप अपने तरीके से वॉक करना चाहते हैं तो आपके फुटपाथ पे ही खड्डा नजर आ जाएगा आपको। आप कहेंगे मैं आप इससे राइट होंगी या लेफ्ट होंगी, लेफ्ट तो राइट तो है ऐसे ही लेफ्ट है सड़क, तो मैं इसको कैसे क्रॉस करूं? यानी कि ये चीज जो है आलम है ये हमारा। अच्छा मेरी निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है, अच्छा मुझे ये बताएं एक सवाल, उसके बाद आपने ये अपील करनी है निगरान वज़ीर आला से कि निगरान हुकूमत आती तो क्या उनके पास इख्तियार होता है कि वो इस तरह के जो काम करवा सकते हैं? क्योंकि दौरे तो बहुत ज्यादा किए जाते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है उनके पास आपकी जो गवर्नमेंट्स आती हैं इलेक्शन लड़के, उससे ज्यादा इख्तियार आता है। अच्छा तो इसका मतलब वो क्योंकि वो राइट को जानते हैं, इख्तियार से मुराद है वो राइट को जानते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है, मैं तारीफ देखें जो तारीफ है वो तारीफ है। आप कहीं पे जाते हैं ना तो कम से कम वहां पे ना कुछ तो होता है, ऐसे ही है। हाँ आपका जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। आपके कमिश्नर लाहौर कहीं पे जाते हैं कुछ ना कुछ होता है, ये हमें पता है। अगर निगरान वज़ीर आला पंजाब खुद चला जाए तो कहीं पे गया तो कुछ हो रहा है। देखिए वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, जी। वो एजुकेशन सेंटर्स में जा रहे हैं, इवन कि वो लाइट महकमों में जा रहे हैं जिसमें डीसी ऑफिस कारपोरेशन गए हैं, वो सारे तरफ जा रहे हैं। जी, उनकी सर्जनिश भी की जा रही है। जब वो जाते हैं तो जो रिपोर्टिंग करने वाले इदारे हैं वो किस तरह की रिपोर्ट कर रहे हैं ये उसके ऊपर मुयसर होता है। अच्छा। क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने ओवरऑल मेरी आपकी रिपोर्ट को तो देखना ही देखना है, मगर ये उनके ऊपर मुयसर होता है कि वो किस तरह की रिपोर्टिंग उन तक पहुँचा रहे हैं। मेरी उनसे यही दरखास्त होगी कि सड़कें जो है इसके ऊपर लैंड मार्किंग होनी चाहिए,
लाहौर है, ठीक है, लैंड मार्किंग होनी चाहिए। इसके फुटपाथ जो है इनके क्रब स्टोन्स पर जो है रंगो रोगन होना चाहिए, इनकी तज़ीन और आइश होनी चाहिए, कैट आइज लगनी चाहिए, इनकी जो दरख्त हैं उनकी कटिंग होनी चाहिए, खूबसूरत लगनी चाहिए। अच्छा, आपको एक और मैं बात बता रहा हूँ कि जो माल रोड है ना, इसके दरख्तों को आप ना रेड वाइट और ग्रीन कलर करते हैं ना कभी चूने का, तो इतने खूबसूरत लगते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है, राइट लेफ्ट। और इसके फुटपाथ को जब आप रंगो रोगन करते हैं वो भी जो है उसका सहर तारी होता है, बंदा जब गुजर आता है, लैंड मार्किंग होती है आपकी राइट लेफ्ट जो है 55 बिल्डिंग्स हैं, तारीखी इमारतें हैं, उनको वाइट वॉश किया हो, कितना खूबसूरत मंजर लगे, इसका सहर तारी होता है। वहाँ पे लोग ये तो तब होगा ना जब सड़कें खूबसूरत होंगी, सड़कों में खड्डे नहीं होंगे। कामरान लशारी साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, वॉल सिटी के हेड हैं, इनके पास तारीखी इमारतें सारी आ चुकी नहीं है, इन्होंने काम शुरू करना है। मुझे अभी तक याद है पिछले दिसंबर में उन्होंने वहाँ पे बैठ के एक वहाँ पे क्या फंक्शन भी किया, वहाँ पे कहा जी हम यहाँ पे गिटार जो है लगाएंगे, यहाँ पे शाम को आकर लोग गाने सुनेंगे, ये फलां छत होगी, और वहाँ पे छत पे जाकर लोग जो है पूरे माल रोड का व्यू देखेंगे, खूबसूरत माल रोड लगेगा, इसकी रौनकें बहाल करेंगे। अब दिसंबर के बाद सितंबर आ गया है, 9 माह गुजर के, अल्लाह करे, उम्मीदें तो हैं कि जनाब खूबसूरत लगे हमारा लाहौर, हमारा माल रोड, हमारी तमाम तर जितनी भी शाहराएं हैं वो खूबसूरत लगे, और ये खड्डों से हमारी जो है वो जान जो है वो बख्शी जाए। हमारे साथ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही है हमारी कि हमने किस तरह अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करना है और हमारी जो हुकूमतें हैं उनको किस तरह इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद भी आपसे बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब हमने बात करनी है आर्ट और आर्टिस्ट के हवाले से, और वैसे भी कहा जाता है कि जो फ़न की तारीख़ है वो कई हज़ार साल पुरानी है, और जब कदीम वादी सिंध की तहज़ीब को छाना गया तो कई किस्म के फ़न पारे दरियाफ़्त हुए वहाँ से, और ऐसे ही फ़न पारे मिस्र, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के खंडरात से भी हमें मिले। और फ़न दरअसल किसी भी ऐसी इंसानी तख्लीक को कहते हैं जिसके ज़रिए कोई भी शख्स अपने जज्बात, ख़यालात का इजहार करता है, और इसको कथारसिस भी कहा जाता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि फ़न जो है उसमें मज़ीद जिद्दत आती जा रही है। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ऑयल पेंट्स यूज़ की जाते थे, स्केचिंग यूज़ की जाती थी। आजकल उसमें भी इतनी जिद्दत आती जा रही है कि आप मिनटों के अंदर अपना स्केच तैयार करवा सकते हैं, अपनी पेंटिंग बना सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप उसे कैनवस पर उतार सकते हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, और बहुत ही टैलेंटेड मेहमान हमारे पास मौजूद हैं। 2 मेहमान हैं, और जिसमें से एक यंगस्टर आर्टिस्ट कह सकते हैं उसको आप, और क्या ही खूबसूरत पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है। आप जब देखेंगे, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उनकी फ़ैन हो चुकी हूँ, जब मैंने उनकी पेंटिंग देखी कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने ख़यालात को अपने कलम के ज़रिए, अपनी पेंट के ज़रिए जो है वो निकाला है, स्केच किया है। मरियम राशिद हमारे साथ मौजूद है, पेंटर है, आर्टिस्ट है। मरियम, आपको वेलकम कहती हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है जी। अच्छा जी, एक और गेस्ट जो कि आप उनके जो शाहकार हैं, जो फ़न पारे हैं, वो आप देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर वो आते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज़्यादा पज़ीराई उनको मिलती है कि वो इतना खूबसूरत काम करते हैं, कैलीग्राफर है, पेंटर हैं, और जनाब हरूफ आर्ट एंड कल्चर के फाउंडर भी हैं। और आतिफ़ इकबाल काजी साहब की मैं बात कर रही हूँ। आतिफ़ साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, और जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। और आज 2 पेंटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे कि जनाब ये पेंटिंग क्या एहसास दिलाती है आपको, इसमें क्या ऐसा सुकून मिलता है। सबसे पहले मैं मरियम आप ही से स्टार्ट करूंगी, कब से आप पेंटिंग कर रही हैं और कितने खूबसूरत आपने पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, किस तरह आपने ये स्टार्ट किया? दरअसल मुझे बचपन से इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था, और एक होता है ना, एक इंसान की नेचर होती है क्यूरियोसिटी। मुझे शुरू दिन से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी हर चीज़ को सीखने की, हर चीज़ को ऑब्जर्व करने की, किसी चीज़ को देखने लगना और बस देखी जाना बस बस देखी जाना उसको। तो मैंने कहा क्यों ना फिर इन चीज़ों को एक दफ़ा उतारा जाए किसी कैनवस पे या किसी पेपर पर, क्योंकि मुझे कुछ कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते थे, डॉल्स वगैरह देख लेने या कोई फिक्शनल कैरेक्टर्स देख लेने मुझे बहुत प्यारे लगते थे। तो मैं उनको क्या करती थी कि पेपर पर उनको एग्जैक्ट वैसा कॉपी करना, उनको बनाना, उनको पेंट करना या ड्रॉ करना।
तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इतना ग्रो कर गई कि आज मेरा ये पैशन और करियर दोनों बन चुका है। वाओ, दैट्स गुड। वाओ, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में अब उनका जो पैशन है वो, और वो करियर भी इसी में अब आप मेरे ख्याल से आगे करने वाली हैं कि आर्टिस्ट ही हैं। अच्छा काजी साहब, आपके बारे में तो बहुत से लोग जानते भी हैं, जो न्यू आज आपको देख रहे हैं उनके हवाले से बताइए थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में, आपने कैसे स्टार्ट किया और अभी तक कितने फ़न पारे आप मुकम्मल कर चुके हैं? स्टार्ट तो मैंने अपने वालिद साहब से किया था, क्योंकि वो खुद आर्टिस्ट थे, हमारा पब्लिशिंग का काम था, तो वो अपनी किताबें खुद लिखते थे। अच्छा। उनको देख देख के शौक़ पैदा हुआ, उनसे बहुत कुछ सीखा भी, और बस उसके बाद फिर 97 से मैंने अलहमरा ज्वाइन किया, वहाँ से सीखा, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से पास आउट होके और फिर सिखाना शुरू कर दिया। अभी तक काफ़ी मैंने ग्रुप शोज़ कर चुका हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल कैलीग्राफी के। तो माशाल्लाह अभी तक कितने फ़न पारे, कोई रफली आइडिया है कि कितने अभी तक आप बना पाए? काफ़ी हैं, जो क्योंकि हम लोग का प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं और मुख्तलिफ गैलरीज में काम जाता रहता है, तो इसमें कोई मैं एक गिनती नहीं आपको नहीं बता सकता कि कितने मैं बना चुका हूँ इस वक्त। इस टाइम सबसे जो आपके दिल के करीब है, मतलब होता ना, एक आपने कोई चीज़ बनाई होती है, होता तो एक आर्टिस्ट के लिए हर चीज़ ही बहुत खूबसूरत होती है, उसके दिल के करीब होती है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा उसके दिल के करीब होती है। कोई यहाँ पर मौजूद है आपके उस पोर्ट्रेट्स में से? मेरी 2 कैलीग्राफीज़ हैं, एक बिस्मिल्लाह रहमान जो मैंने फर्स्ट जो मेरा मास्टरपीस है, उसके बाद मैंने पंचन पाक पे काम किया और उसमें मैंने पॉइंटर वर्क किया, बहुत बारीक, उसका मौजूद मैं ही हूँ, क्योंकि उसमें जो पॉइंटर वर्क है वो अभी तक कोई नहीं कर रहा पाकिस्तान में। सही, तो मतलब ये तो मेरी बेस्ट वर्क है। डिफरेंस आया है एक चीज़ में, बस कलर से एकदम मैं ब्लैक एंड वाइट पे आया। फिर मैंने अपना वो एक पूरा एक अलहमरा में एक एग्जीबिशन की थी, सही 56 फन पारे थे उसमें। क्या बात है। और आपका मरियम, आपको कोई बहुत ज़्यादा जो आपका फेवरेट हो, कोई पेंटिंग हो, कौन सी है यहाँ पर मौजूद है? जी यहाँ पे मौजूद है। कौन से वाली है? ये वाली मेरा लेटेस्ट है काम, ये वाला। अच्छा, ठीक है, जो कि मेटामॉर्फोसिस पे है। ओके। और बेसिकली होता है ना कि मोस्टली लोग जब आर्ट करते हैं, कुछ पेंट करते हैं, तो वो खूबसूरती दिखाते हैं चीज़ों की, ट्रू, खूबसूरती दिखाते हैं, सीनरीज दिखाते हैं, खूबसूरत फेस और हर चीज़। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अगलीनेस भी एक आर्ट की फॉर्म है। ओके। और डार्क चीज़ों में और उन चीज़ों में, उस फॉर्म में मैं बेसिकली खूबसूरती को ढूंढती हूँ। तो जिस तरह इंसान बनता है, उसकी फॉर्मेशन और सारा कुछ, और फिर डिकम्पोजिशन जो होती है, सारा कुछ बेसिकली मैंने उसका प्रोसेस इसमें दिखाया है, इवॉल्वमेंट और किस तरह से सारा कुछ होता है। और रेड जो कलर है, मेरी मोस्टली जो पेंटिंग्स होती हैं उसमें मैं रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि रेड कलर बेसिकली रेड का कहते नहीं कि अग्रेशन और एंगर को बहुत ज़्यादा करता है। जी, वो चीज़ करता है। आपके अंदर एग्रेशन है बहुत ज़्यादा? एग्रेशन पैशन है, कह सकते हैं। बेसिकली रेड कलर को मैं इंडिकेट करती हूँ पैशन के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ। ओके। तो उस चीज़ को मैं ज़रूर हाईलाइट ज़रूर करती हूँ, और मोस्टली मैं बोन्स को और एनाटमी को, मेरा बेसिकली फोकस इन चीज़ों पर होता है। और ये एक और मेरे सामने बिल्कुल आपने एक पढ़ी होगी, पेंटिंग पढ़ी होगी, मैं चाहूँगी कि हमारे जो कैमरे वाले हैं वो दिखाए, बहुत ही खूबसूरत है मरियम आपकी पेंटिंग। मतलब मैंने जब सोशल मीडिया पे भी आपकी देखी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ये अपीलिंग लगी थी और बहुत खूबसूरत भी लगी थी। मैं पूछूंगी भी कि ये कब बनाई आपने और कितना टाइम लगा इसके ऊपर और कौन कौन से कलर्स यूज़ किए, लेकिन मैं साथ साथ आतिफ साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इधर बैठे बैठे एक तो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, दूसरा मैं चाहूँगी कि आप हमें लाइव कुछ बना के या कुछ लिख के भी दिखाएं। पॉसिबल है? जी पॉसिबल है। चलें फिर साथ साथ हम बातें भी कर लेते हैं और साथ साथ कुछ लिखवा भी लेते हैं आतिफ साहब से और देखते हैं कि वो हमें क्या लिखकर आज दिखाएंगे। तो आतिफ साहब, जब यंगस्टर्स जब इस तरह के आपके सामने आते हैं, माशाल्लाह इतने टैलेंटेड बच्चे हैं पाकिस्तान में, टैलेंट की कमी नहीं है, तो उनको क्या आप मशवरा देते हैं जो वो इस साइड पर, इस फील्ड में आना चाहते हैं? देखिए जी, अभी जो एक दौड़ लगी हुई है मोबाइल्स की, तो कम से कम मैं ये चाहूँगा जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी ड्राइंग और पेंटिंग्स की तरफ लाएं। उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपको एक जगह बैठना, आप में एक सुकून आता है। जबकि मोबाइल जो है आजकल वो ऐसे एक दौड़ लगी हुई है, बच्चे अजीब किस्म के कार्टून्स देखते हैं, फाइटिंग्स और उसकी वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है ये एक बड़ा पुरसुकून काम कहा है, जाता है कैथारसिस होता है इससे। हाँ बिल्कुल ऐसा है। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें जो आपके पास, आपकी नज़रों के सामने रहें, क्योंकि पहले हम लोग जब होते थे तो क्रिकेट या दौड़ के लिए बाहर जाते थे, अभी वो सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो
मैं कर रहा हूँ हरूफ आर्ट्स एंड कल्चर के नाम से काम, उसमें मेरा मकसद है सिर्फ ख़वातीन को प्रमोट करना। और जितनी भी मैंने एग्जीबिशंस की हैं उसमें सिर्फ ख़वातीन हैं, और वो ऐसी ख़वातीन हैं जो हाउस वाइफ वगैरह हैं, जो कहीं जा नहीं सकती, वो लोग अपना इस तरफ आ गए, उनकी तवज्जो इस तरफ हो गई, और वो लोग बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रहे हैं। उनको प्रमोट आप कर रहे हैं? प्रमोट कर रहा हूँ मैं, जिस हद तक मेरा होता है कि मैं उनको प्रमोट करता हूँ, उनकी एग्जीबिशन और उनका टैलेंट आप निखार के और उसको बाहर निकाल के जो लोगों तक लेकर आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो मैं यही कहूँगा जो लोग देख रहे हैं वो लाजमी अपने बच्चों को कलरिंग बुक और ऐसी चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि आपके बच्चे जो हैं इस तरफ आएँ, इसको फोकस अच्छा करें। आप पेंटर भी हैं और साथ कैलीग्राफर भी हैं, तो दोनों चीज़ें सेम और मतलब एक ही साइड पर आप जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर? जब मैंने स्टार्ट किया था तो ड्राइंग पेंटिंग से ही स्टार्ट किया था, लेकिन 2004 में मैंने जब कैलीग्राफी सीखना शुरू की तो मेरा ज़्यादा रुझान जो है ना वो फिर कैलीग्राफी की तरफ आ गया। अच्छा सही, मतलब पहले आप पेंटिंग ही करते थे। और जब मैं अब करता हूँ तो वाकई उसमें सुकून मिलता है, और जैसे जैसे वो काम आता है और जब कोई देखता है और जब उसकी तारीफ करता है बहुत खुशी होती है उस चीज़ को लेकर। चले साथ साथ मेरे ख्याल से हमें जो है वो करना भी चाहिए, आप जो भी हमें लिख के दिखाएंगे। अच्छा दूसरा मरीम, जैसे मैं पूछ रही थी कि ये पेंटिंग ये जितनी भी आपने बनाई हुई है इसमें कितना टाइम लगता है? मोस्टली 3 मंथ्स भी लग जाते हैं। अच्छा। जैसे ये वाली आगे जो रियलिस्टिक काम होता है उसमें 3 मंथ्स भी लग जाते हैं, किसी में 4 मंथ्स भी होते हैं। कुछ जो सा मैंने कमीशन वर्क करके दिया जो ज़्यादा बड़े स्केल पर था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा 6 मंथ या 7, किसी को तो साल भी लग जाता है अगर आर्ट ब्लॉक आ जाए। और इस वाली को जो मुझे पसंद आई, इसको कितना टाइम लगा है? ये वाली मैंने 2018 में बनाई थी। अच्छा। और इसको 3 मंथ्स लगे थे। 3 मंथ्स लगे थे। और क्या आप कौन से पेंट्स यूज़ करती हो? ऑयल पेंट्स हैं, कौन से पेंट्स हैं, वाटर पेंट्स हैं? मिक्स मीडियम में यूज़ करती हूँ मैं, किसी एक स्पेसिफिक मीडियम के साथ बाउंड नहीं हूँ। ये वाली मैंने खैर ऑयल पेंटिंग्स, इसमें ऑयल पेंट्स यूज़ हुए हैं। और जो ये वाली है इसके अंदर वाटर पेंट और मिक्स मीडियम है, मतलब वाटर हो गया, एक्राइलिक हो गया, मिक्स मतलब यूज़ किया हुआ है। तो ये जब ये वाली आप बनाई थी तो इसके पीछे क्या ख्यालात थे, क्या आपकी सोच थी जब इसको आप बना रही थी? बेसिकली इसमें जो मेन फोकस था मेरा एक्सप्रेशंस की तरफ था। अच्छा। और मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी अपने एक फेवरेट इटालियन आर्टिस्ट से, फेबियानो मिलानी। अच्छा जी। वो बहुत ज़्यादा सेमी रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते हैं और मुझे सेमी रियलिस्टिक और रियलिस्टिक हाइपर रियलिज्म मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने उससे इंस्पिरेशन ली थी और उस तरह का, और मेरा मेन फोकस था कि एक्सप्रेशंस हो। एक्सप्रेशंस में जैसे कहते हैं ना कि एक्सप्रेशंस डेड ना फील हो। हाँ। तो इसमें मैं वो दिखाना चाह रही थी। सही, मतलब आपकी जो ज़्यादातर हैं वो रियलिटी पर या फिक्शन पर या इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा बेस करती हैं? बहुत फिक्शन और रियलिटी पे। तो घर वालों ने सपोर्ट किया इजीली कि इस साइड पे जाओ? और स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, मतलब अच्छा बहुत मुश्किल था। मतलब पता है क्या, हमारे यहाँ पे अब थोड़ा चेंज हो गया टाइम, अब बहुत ज़्यादा सपोर्ट, अब तो इतनी ज़्यादा आर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, अब इतना कुछ है, पहले इतनी ऑप्शंस नहीं थी। अगर आप पहले थोड़ा सा टाइम पे जाते हैं, हम 2015 की बात करते हैं या फिर 14 की, तब सब यही था कि डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इसके अलावा कोई और है ही नहीं। पर इसकी तरफ कोई था ही नहीं क्योंकि स्कोप नहीं था, और ये सारा कुछ तो सब पेरेंट्स ने फोर्स करे थे डॉक्टर बनो, मरियम ने तो डॉक्टर ही बनना है, इसको डॉक्टर बनाना है। इतना प्रेशर था कि नहीं, क्योंकि मैंने फिर अपने लिए लड़ी, और मेरी एक दोस्त है उसने मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और उस पर फिर आपने फिर ये पाथ आपने चूज़ किया। बिकॉज ये भी कोई आपको इन्फ्लुएंस करके इस चीज़ पे आप नहीं आ सकते जब तक आपके अंदर से ये आर्टिस्ट ना निकले, तब तक आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं, तब तक आप पेंटर या कैलीग्राफर नहीं बन सकते, ये आपके अंदर से आती है चीज़। तो आपके भी घर वालों ने सपोर्ट किया था या आपकी भी रिलेट करती है स्टोरी? सपोर्ट किया था क्योंकि फादर थे। हाँ। फिर मैं आया, मेरी बड़ी सिस्टर भी करती रही है, तो उसके साथ साथ फिर जाहिर बात है सपोर्ट करते हैं, वालदा बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इंटरनेशनल जो एग्जीबिशंस थी उनमें भी आपने पार्टिसिपेट किया? जी, मैंने अपने 3 सोलो शो किए हैं कैलीग्राफी में, उसके बाद बहुत से मैंने शोज़ किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल 2 नेशंस कैलीग्राफी के हवाले से ही। तो वहाँ पे कैसा फीडबैक मिलता है पाकिस्तान के आर्ट को? पाकिस्तान के आर्ट को वो बहुत पसंद करते हैं, इस्लामिक खासकर, फिर उसमें कैलीग्राफी आ जाती है, ट्रेडिशनल को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो अभी तक आपका जो सीखने का अमल है वो चल रहा है या आपको लगता है कि अब मैं सीख चुका हूँ? नहीं, मैं नहीं कहता कि मैं सीख चुका हूँ, मुझे बहुत से स्टूडेंट से भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ टेक्निक आ जाती हैं, वो मुझे सीखने का मौका मिलता है। मैं मेरी कोशिश है कि मैं जिससे कुछ सीख सकता हूँ मैं ज़रूर सीखता हूँ। तो सिर्फ अभी आप, जैसे आपने कहा कि आपका जो
ऑर्गेनाइजेशन जो आप चला रहे हैं हरूफ आर्ट एंड कल्चर की, उसमें सिर्फ आप खवातीन को ही ट्रेनिंग देते हैं या बाकी मर्द हजरात भी, कोई लड़के भी आना चाहते हैं तो उन्हें भी क्लासेस दे देते हैं? नहीं, क्लासेस तो वो ले सकते हैं, लेकिन एग्जीबिशन जो है वो सिर्फ खवातीन के काम को है। उसमें मर्द हजरात को अलाउ नहीं है? उसमें नहीं, आप विजिट कर सकते हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मरियम, आप मेरे ख्याल से आप भी राब्ता कर सकती हैं आतिफ से कि आपका भी वो हेल्प आउट करेंगे आपको कि आपकी ये सारी पोर्ट्रेट्स वहाँ पे एग्जिबिट। लिख लिया आपने? जी, मैंने लिख लिया। अच्छा, और क्या लिखा है आपने? अल रहमान। जरा हमें दिखाएं ऐसे, मैं इसको पकड़ूं और मैं दिखा दूं। हाँ, ये लाइक क्विक स्केच ये है जनाब, ये मेरे ख्याल से 2 मिनट में, हाँ, 2 से 3 मिनट में, 2 से कम जो है मिनट में जनाब ये अल रहमान लिखा गया है। कितना ही खूबसूरत अल रहमान लिखा गया है और खूबसूरत है, ये देख लें आप। मतलब 2 मिनट लगे और उन्होंने हमें ये लिख के दिखा दिया है। अच्छा, ये आप कौन से पेंट्स यूज करते हैं आतिफ साहब? इंक होती है, कैलीग्राफी इंक है, एक्रेलिक कलर है, ऑयल पेंट्स कैनवस पे यूज करते हैं। अच्छा, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, तो मार्कर्स भी यूज़ होते हैं। हमारे पाकिस्तान में मार्कर्स इतने यूज़ नहीं होते, लेकिन अरब कंट्रीज में ज़्यादा मार्कर से ही कैलीग्राफी मतलब उधर अब जिद्दत आती जा रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो ये सारे जो टूल्स किए जाते हैं, यूज़ किए जा रहे हैं, जो लिखा जा रहा है कलम के साथ, ये इजीली यहाँ से अवेलेबल होते हैं? हाँ, ये इजीली अवेलेबल है। किसी वक्त नहीं होता था, लेकिन अभी काफ़ी चेंज आ गया है। अच्छा, चेंज आ रहा है। महंगा शौक तो नहीं है या महंगा है? थोड़ा सा महंगा शौक है। और अब जैसे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसने इफेक्ट किया आप लोगों को भी? जाहिर बात है, फिर हम लोग भी अपनी सारी चीजों को फिर उस तरह ही बढ़ाते हैं जिस तरह मेंटेन करते हैं, मैनेज करना पड़ता है हमें सारी चीजों को। तो नई कोई एग्जीबिशन आ रही है इन कमिंग डेज? इंशाल्लाह ताला मेरी इस ईयर के लास्ट में ना, अच्छा, हरूफ 4 के नाम से मैं करूँगा। ओके। हाँ, अभी क्योंकि हरूफ 3 की है मैंने 9 अगस्त को, और उसमें तकरीबन 92 जो थे पार्टिसिपेंट थे पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से। तो मतलब उसमें आपके भी फन पारे थे और बाकी लोगों के, बाकी आर्टिस्ट के भी फन पारे? मेरा एक फन पारा था और बाकी सारे फीमेल्स के फन पारे थे। तो ये मतलब हरूफ 2, हरूफ 3 और ये सारे, मतलब इसमें कोई इंस्पिरेशन होती है, कोई सीरीज चल रही होती है, क्या होता है? वो ऐसे ही है, क्योंकि हरूफ 1 जब मैंने किया था तो उसमें हम सिर्फ 5 लोग थे। अच्छा। फिर हरूफ 2 किया, उसमें 23 हो गए। हरूफ 2 में हम 23 और 3 जो की है वो 92 की तरफ चला गया। अच्छा, और इंशाल्लाह आगे जो है वो बढ़ते इंशाल्लाह इससे आगे करना है मैंने, और मेरी पूरी कोशिश है कि इस काम को मैं इंटरनेशनली जो है ना डिस्प्ले करूं। सही। तो मरियम, आप मुझे बताइए, पेंट्स के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आप जो टूल्स यूज़ करती हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं, ब्रशेस वगैरह या चीज़ें इस तरह की? आराम से इजीली एक्सपेंसिव भी है? इजीली मिल जाती है। एक्सपेंसिव भी है? हाँ, वो तो है। तो अपनी पॉकेट मनी से जाते हैं पैसे ही, या मामा बाबा से फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये खत्म हो गया, ये पेंट खत्म हो गया, मुझे पैसे दे दे? कुछ पॉकेट मनी से भी जाते हैं, अच्छा। जो खुद मतलब अर्न किए होते हैं उसमें से भी जाते हैं, और ज़्यादातर अभी भी डिपेंड थोड़ा सा करना पड़ता है। तो मतलब आप सोशल मीडिया पे इसको सेल आउट करती हैं? जी, करती हैं। अभी तक कौन सी ज़्यादा आपकी जो है वो पेंटिंग जो है वो ज़्यादा लोगों ने पसंद किया और वो डिमांड में रही है? ज़्यादातर लोगों ने 2 डायमेंशनल और जो फ्यूजन जो मैंने बनाया था, अच्छा। अक्सर मैं करती हूँ, वो कमीशन वर्क होता है, जिस तरह का किसी ने रिक्वेस्ट कर दिया उस तरह का कर देती हूँ, पर ज़्यादातर जो है रियलिस्टिक वाला ज़्यादा पसंद करते हैं। रियलिस्टिक वाला? जी। तो स्केच भी बना लेती हैं बैठे बैठे? बना लेती हैं। और वो कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? हाफ आवर लग जाता है। हाफ एन आवर लग जाता है, क्योंकि मैं बहुत स्लो वर्कर हूँ। मतलब वो भी ऑब्वियसली इसमें भी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और किसी का बहुत जल्दी प्रैक्टिस उन्होंने की भी होती है तो हाथ जल्दी जल्दी चल रहा होता है, जिस तरह आतिफ साहब हैं, उन्होंने एक और जनाब माशाल्लाह उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया है, पोर्ट्रेट कैलीग्राफी कर रहे हैं। तो आप कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे या नेक्स्ट कोई पेंटिंग पे काम कर रही हैं जो इन प्रोसेस है? जो भी इन प्रोसेस है, क्योंकि उसकी थीम में बेसिकली रखना चाहती हूँ डार्डिज्म पे। अच्छा जी, डार्डिज्म पर, जो बेसिकली ये चीज़ होती है, मतलब ये मुझे थोड़ी सी आप जैसी भी लग रही है, क्योंकि ये मेरे ही आपने अपनी ही बनाई है। सही है, ये आपने अपनी ही बनाई। तो इसमें ये सारा कुछ ये
पेपर यूज किया है, पेंट यूज किया है, क्या यूज किया है? पेपर्स, मैगजीन। अच्छा, मैगजीन के पेपर्स, ओके, उसमें से कट करके आपने सारा यूज, वाओ। क्योंकि बेसिकली ये मेरी जो फॉर्मल जिस इंस्टीट्यूट में थी, ये वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया था और उसमें मतलब सब काम कर रहे थे, तो मैंने ये मतलब उसमें किया था। मतलब सिर्फ पेंट के साथ वो नहीं प्ले करती हैं, बल्कि बाकी जो घर में जो बाकी चीजें होती हैं उसके साथ भी। वाह, इवन जो मैंने शूज पहने। आतिफ साहब, क्या और बनाया आपने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह लिखा गया है, माशाल्लाह। जनाब आप ये देख सकते हैं, क्या ही खूबसूरत तरीके से ये सुभान अल्लाह लिखा है आतिफ साहब ने। और ये भी मेरे ख्याल से 1 मिनट में लिख लिया है ये। हाँ, वो मैं ज़रा बात करी थी और ये खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, आतिफ साहब आपसे मिलके, आपके टैलेंट को देख के, और मरियम आपको भी देख के, आपके टैलेंट को देख के बहुत खुशी हुई है कि हमारे जो अब यंगस्टर्स हैं उनको भी पता चल रहा है कि जनाब उन्होंने एक राइट वे में किस तरह एक्सेल करना है। मरियम हमारे साथ मौजूद थी। मरियम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आतिफ साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।